आज हम कूलम्ब्स लॉ में इफेक्ट ऑफ मीडियम को समझेंगे। अभी तक हमने कूलम्ब्स लॉ में पढ़ा है कि जब कोई चार्ज Q1 r डिस्टेंस पर किसी चार्ज Q2 के साथ रखा हुआ होता है और अगर वो वैक्यूम में रखा है तो उस पर लगने वाला फोर्स F इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर होता है। आज हम बात करेंगे कि अगर ये दोनों ही चार्ज वैक्यूम में ना होकर किसी मीडियम में रख दिए जाएं, जैसे कि वाटर में रख दिए जाएं, ग्लास में रख दिए जाएं, किसी ऑयल में रख दिए जाएं, तो उस कंडीशन पर इनमें लगने वाले फोर्स पर क्या इफेक्ट पड़ता है। कूलम्ब्स लॉ से हमें एक बात और समझ के आए हैं कि जब कोई दो चार्ज हम r डिस्टेंस पर प्लेस्ड करते हैं तो दोनों चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है F12 और F21, ये दोनों ही फोर्स F12 इज इक्वल टू माइनस F21 वेक्टर होते हैं। मतलब ये कि दोनों ही चार्ज पर लगने वाला फोर्स मैग्नीट्यूड में इक्वल लेकिन उनकी डायरेक्शन में अपोजिट होता है। मतलब कूलम्ब्स लॉ न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करता है। अब हम बात कर रहे हैं कि जब हम दो चार्ज को मीडियम में प्लेस्ड कर देते हैं तब उस कंडीशन पर उनमें लगने वाला फोर्स किस तरीके से चेंज होता है। इसको समझने के लिए हमने यहाँ 3 पॉइंट्स बनाए हैं। एक एक करके हम सभी पॉइंट्स को समझते हैं। जब हम वैक्यूम में दो चार्ज को रख रहे थे तब उन पर लगने वाला फोर्स F इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर था। और जब हम मीडियम में किसी दो चार्ज को रख देते हैं तो उस कंडीशन में फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, मतलब जो 1 पर 2 फोर्स लगा रहा है मतलब F12, और फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 मतलब कि सेकेंड पर जो फर्स्ट फोर्स लगा रहा है F21, उसकी वैल्यू F इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर ही रहती है। फिर से मेरी बात को ध्यान से समझ लो कि दो चार्ज वैक्यूम में रखे हों या वही दो चार्ज किसी मीडियम में रखे हों, उन दोनों के बीच का जो इंट्रैक्शन फोर्स होता है वो F इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर ही होता है। लेकिन एक बात जरूर समझ लेना, सेकेंड पॉइंट, कि जो नेट फोर्स होगा 1 पर या जो नेट फोर्स होगा 2 पर, ये जो नेट फोर्स है ये हमेशा जब दो चार्ज एक दूसरे पर इंटरेक्शन लगा रहे हैं उसको हमने F बोला है, और इनके बीच का जो नेट फोर्स है उसको हमने F नेट लिखा है। पर यह बात समझ लो कि जो नेट फोर्स होगा 1 पर और 2 पर वो हमेशा उनके इंटरेक्शन फोर्स से कम होगा। अब यहां बात आती है कि ये नेट फोर्स क्या है। तो नेट फोर्स को समझने के लिए हम थर्ड पॉइंट को समझते हैं। देखो, जब दो चार्ज Q1 और Q2 को हम किसी मीडियम में रखते हैं तो उनके बीच लगने वाला ये जो फोर्स F है ये उनके बीच का इंटरेक्शन फोर्स है जिसकी वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर है। लेकिन जब हम किसी मीडियम को दो चार्ज के बीच में रख देते हैं तो मीडियम इनके बीच के फोर्स को कम करने की कोशिश करता है। समझने के लिए हमने यहां पर दो डायग्राम से आपको समझाया है। पहले डायग्राम में हमने दोनों अनलाइक चार्ज लिए हैं, दोनों लाइक चार्ज लिए हैं, मतलब कि सिमिलर टाइप के चार्ज लिए हैं। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि दोनों चार्ज एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं, प्लस Q और प्लस Q2। तो इस कंडीशन में मीडियम इनके बीच ऐसा फोर्स लगाएगा कि इनके बीच ये जो रिपल्सिव फोर्स लग रहा है इसको मीडियम कम करने की कोशिश करेगा। मतलब अगर इस पॉइंट पर इन दोनों चार्ज का रिपल्सिव फोर्स इधर लग रहा है तो मीडियम फोर्स इधर लगाएगा, और अगर इस पॉइंट पर रिपल्सिव फोर्स के कारण फोर्स इधर लग रहा है तो मीडियम इधर फोर्स लगाएगा। मतलब दोनों ही पॉइंट पर जब आप नेट फोर्स देखेंगे तो आपको मिलेगा F माइनस FM। FM यहां पर मीडियम जो फोर्स लगा रहा है वो है, F दोनों चार्ज के बीच का इंटरेक्शन वाला फोर्स है, और F नेट जो रिजल्टेंट नेट फोर्स निकल रहा है वो है। अब एक बात और समझ लीजिए, अगर ये दोनों चार्ज अनलाइक चार्ज हैं, मतलब कि अपोजिट चार्ज हैं, तो उस कंडीशन में ये दोनों चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। उस कंडीशन में मीडियम इनके अट्रैक्टिव फोर्स को भी कम करने की कोशिश करेगा। मतलब इस पॉइंट पर अगर अट्रैक्टिव फोर्स के कारण इन दोनों का इंटरेक्शन फोर्स इधर लग रहा है तो इस कंडीशन में मीडियम इस पर इधर फोर्स लगाएगा, और अगर इस पॉइंट पर इस चार्ज पर नेगेटिव चार्ज पर अट्रैक्शन फोर्स के कारण इधर फोर्स लग रहा है तो मीडियम इस पर इधर फोर्स लगाएगा। मतलब इस सिचुएशन में भी F नेट की जो वैल्यू है वो F माइनस FM आएगी।
तो ये बात आप बिल्कुल नोट करके ध्यान रख लेंगे कि एफ नेट इज इक्वल टू एफ माइनस एफ एम होता है। इसके बारे में आगे हम और डिटेल में बात करेंगे। और ये जो मीडियम इन दोनों के बीच के फोर्स को कम कर रहा है, क्योंकि हम यहां देख पा रहे हैं कि मीडियम की वजह से दोनों चार्ज के बीच का दोनों कंडीशन में फोर्स कम हो रहा है, और यह डिपेंड करता है मीडियम की परमिटिविटी पर। अब परमिटिविटी क्या होती है इसको हम समझ लेते हैं। अब हम समझते हैं परमिटिविटी की डेफिनेशन को। यहां आपको समझाने के लिए हमने परमिटिविटी की 3 सिंपल डेफिनेशंस लिखी है, जिसमें फर्स्ट डेफिनेशन है कि हाउ वेल द मीडियम अलाउ और परमिट इलेक्ट्रिक फील्ड टू पास थ्रू इट। इसका मतलब यह है कि परमिटिविटी किसी मीडियम की वो प्रॉपर्टी है कि मीडियम अपने अंदर से दो चार्ज जब इंटरेक्ट कर रहे हैं तो उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना पास होने दे रहा है, ये प्रॉपर्टी उस मीडियम की परमिटिविटी कहलाती है। या आप ये भी लिख सकते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी है ये डिपेंड करती है उसके एटॉमिक और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ मीडियम पर। अलग अलग मीडियम का मॉलिक्यूलर और एटॉमिक स्ट्रक्चर अलग अलग होगा, इसलिए उनकी परमिटिविटी भी अलग अलग होती है। या आप सेकेंड पॉइंट पर डेफिनेशन लिख सकते हैं कि इट इज द मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ मटेरियल और मीडियम। किसी भी मीडियम की ये एबिलिटी होती है मेजर करने की कि टू रेसिस्ट द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन इट। मतलब कि दो चार्ज के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है उसको कोई मीडियम कितना रेसिस्ट करता है, ये एबिलिटी मेजर करना परमिटिविटी कहलाती है। या अगर ये दोनों डेफिनेशन आपको समझ नहीं आ रही हो तो हमने एक तीसरी और सबसे सिंपल डेफिनेशन लिखी है कि परमिटिविटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। परमिटिविटी किसी भी मीडियम की प्रॉपर्टी है विच डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज सिचुएटेड इन दैट मीडियम। मतलब जब किसी मीडियम में दो चार्ज सिचुएटेड होते हैं, रखे हुए होते हैं, तो उनके बीच कितना इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई हो रहा है, ये डिटरमाइन करना परमिटिविटी कहलाता है। एंड इट इज डिनोटेड बाय एप्सिलॉन। इसको हम क्या कहेंगे, इसको आप समझ लीजिए, इसको पढ़ा जाता है एप्सिलॉन। ठीक है। कूलॉम्स लॉ से हम जानते हैं F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है, जहां पर K इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है और ये डिपेंड्स ऑन मीडियम, मतलब मीडियम पर डिपेंड करता है। कई बुक्स में आप इसको देखेंगे कि इस K की प्लेस पर बुक्स में F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर लिखा हुआ होता है, और एप्सिलॉन अभी हम जस्ट पढ़कर आए हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम होती है। अच्छा, इस फॉर्मूले से अगर हम देखें तो हमें ये पता चलेगा कि इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग F इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एप्सिलॉन के। मतलब ये कि अगर हम एप्सिलॉन की वैल्यू को इंक्रीज करें तो फोर्स की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। या ये बोल सकते हैं कि किसी मीडियम की परमिटिविटी को इंक्रीज करें तो उस मीडियम में दोनों चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स डिक्रीज हो जाता है। अब हमने देखा कि यार एप्सिलॉन मतलब कि किसी भी मीडियम की परमिटिविटी मिनिमम कब होगी। तो देखो, कोई सा भी मीडियम हम रखेंगे तो वो उसकी अपनी एक परमिटिविटी होगी, और परमिटिविटी ज्यादा मतलब दोनों चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स कम। तो हमने सोचा कि यार किस मीडियम की या किस मटेरियल की परमिटिविटी सबसे कम होगी। तो हमने सोचा, समझा, जाना, देखा, प्रैक्टिकल हमने किया, तो हमें पता चला कि वैक्यूम की होगी। और समझ में भी आ रहा है कि वैक्यूम में कोई मटेरियल ही नहीं होगा तो उसकी परमिटिविटी सबसे कम होगी। तो हमने जो वैक्यूम, और ये बात समझ लीजिए आप कि वैक्यूम, फ्री स्पेस या एयर, आप तीनों वर्ड यूज कर सकते हैं। मैं यहां वैक्यूम बोल रहा हूं कि वैक्यूम में जो परमिटिविटी हमें मिली उसको हमने डिनोट किया एप्सिलॉन नॉट से। ऐसा क्यों? क्योंकि वैक्यूम के अंदर या फ्री स्पेस के अंदर जो हमें परमिटिविटी की वैल्यू मिली वो सबसे मिनिमम मिली। अब अगर परमिटिविटी की वैल्यू मिनिमम, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम को हमने डिनोट किया एफ नॉट से। अब जब हमने एक्सपेरिमेंटली इसको मेजर किया तो हमें परमिटिविटी इन एयर या परमिटिविटी इन वैक्यूम एप्सिलॉन नॉट हमें मिली 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब ये तो एक्सपेरिमेंटली मेजर हुई है, इसको मैं यहां कैलकुलेट करके आपको नहीं बता सकता हूं, लेकिन हाँ इतना जरूर बता सकता हूं कि ये जो कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर है, ये यूनिट हमने कहां से लिखी। तो देखो, अभी हम ये जानते हैं कि हमने K की प्लेस पर लिखा था 1/4 पाई एप्सिलॉन। ये यहां से K की प्लेस पर हमने लिखा था 1/4 पाई एप्सिलॉन।
अगर हम एप्सिलॉन की वैल्यू निकालें तो एप्सिलॉन इधर चला जाएगा और k इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, मतलब एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1/4πk। अब 4 यहां पर कांस्टेंट नंबर है, पाई की भी वैल्यू होती है 22/7, ये भी कांस्टेंट नंबर है, और k की यूनिट हम कैलकुलेट कर चुके हैं। k की यूनिट कितनी होती है, तो k की यूनिट होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और यहां पे एक बात समझ में आ रही है कि जो एप्सिलॉन है वो k के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब जो यूनिट k की होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, उसकी इनवर्स या उसकी रेसिप्रोकल क्या होगी, एप्सिलॉन की होगी, मतलब परमिटिविटी की होगी। तो हमने परमिटिविटी की यूनिट यहां से निकाल ली, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। एक बात और, अगर आपसे कोई डायमेंशन फॉर्मूला निकालने के लिए पूछे तो इसकी यूनिट हम पता चल चुकी है, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब यहां से कूलम क्या है, चार्ज की यूनिट है, और चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला होता है AT, और इसका स्क्वायर है तो हमने यहाँ स्क्वायर लगा दिया। आगे बात करते हैं कि न्यूटन यूनिट होती है फोर्स की, और फोर्स जो है, फोर्स की यूनिट, फोर्स के डायमेंशन फॉर्मूला बनेगा m/L(T⁻²). आगे बात करते हैं मीटर होती है लेंथ की यूनिट, तो लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला L²। इसको आप सोल्व करेंगे तो आपको मिलेगा m⁻⁻1, L⁻³ T⁻⁴ और A⁻²। एक बात और समझ लीजिए कि अभी हमने देखा कि अगर परमिटिविटी मिनिमम है तो फोर्स उस कंडीशन में क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर हम वैक्यूम में परमिटिविटी निकाल रहे हैं, वैक्यूम और फ्री स्पेस को हम एप्सिलॉन नॉट से डिनोट करेंगे, तो मीडियम में जो परमिटिविटी होगी वो हमेशा वैक्यूम की परमिटिविटी से ज्यादा होगी। मतलब हम बोल सकते हैं कि एप्सिलॉन m इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन नॉट। और अगर मीडियम की परमिटिविटी हमेशा ज्यादा होगी, मतलब जो मीडियम में फोर्स लगेगा वो हमेशा वैक्यूम के कंपेयर में कम लगेगा। समझ में भी आ रहा है कि परमिटिविटी ज्यादा तो फोर्स कम, मतलब कि मीडियम में फोर्स ऑन मीडियम इज लेस देन टू फोर्स ऑन एयर। अभी हमने पढ़ा परमिटिविटी इन वैक्यूम 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है। ऐसे ही अगर हम दो चार्ज को किसी मीडियम मतलब कि वाटर में रख दे तो वाटर की परमिटिविटी 7.12 × 10⁻10 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होगी। ऐसे ही अगर हम दो चार्ज को ग्लास के इसमें रख दें या फिर दो चार्ज को ऑयल में रख दें तो हमें दोनों चार्ज के बीच का फोर्स निकालने के लिए उस मीडियम की परमिटिविटी पता होना जरूरी है। अलग अलग ग्लास आ सकते हैं, अलग अलग ऑयल्स आ सकते हैं, लिक्विड आ सकते हैं, मीडियम आ सकते हैं, और अगर हमें दोनों के बीच फोर्स निकालना है तो उनकी परमिटिविटी पता होना बहुत जरूरी है। मतलब हमारे लिए ये कितनी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो गई है कि हमें किसी मीडियम की परमिटिविटी नहीं पता तो हम उनके बीच के फोर्स को कैलकुलेट नहीं कर सकते। इस प्रॉब्लम को आसान बनाने के लिए हमने एक कॉन्सेप्ट बनाया, या एक टर्म बनाई, एक फॉर्मूला बनाया, या अगर मैं ऐसा बोल दूं आपको कि आपको वाटर की परमिटिविटी 7.12 × 10⁻⁻10 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला दे दूं कि जिसकी हेल्प से आप इस वैल्यू को याद रखे बिना कैलकुलेट कर पाएंगे तो यह हमारे लिए काफी आसान होगा। और उसी को हमने लेफ्ट साइड में एग्जांपल से आपको समझाया है कि अगर मैं आपको बोल दूं कि जो वाटर की परमिटिविटी है वो वैक्यूम में जो परमिटिविटी है उसकी 80.4 टाइम्स है, तो अब आपके लिए ये कैलकुलेशन कितनी आसान हो गई है। अब आपको ये 7.12 × 10⁻10 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर याद करने की जरूरत ही नहीं है। आप सिंपल सा सिर्फ परमिटिविटी इन वैक्यूम को याद रखो, और ये आपको याद भी करना है 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, और इसका अगर आप मल्टीप्लीकेशन कर दोगे 80.4 से तो आपको परमिटिविटी ऑफ वाटर मिल जाएगी। ऐसे ही मैं अगर आपको बोल दूं कि किसी भी कोई मीडियम है और उसकी परमिटिविटी एयर की परमिटिविटी की 3 टाइम्स ज्यादा है, तो आपको सिंपल सा काम करना है कि जो परमिटिविटी इन वैक्यूम है उसमें 3 का मल्टीप्लिकेशन कर दो। और ये जो 80.4 है इसी को हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव नाम से ही समझ में आ रहा है। रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब ये है कि यहां पर हमने परमिटिविटी को किससे कंपेयर किया है, किसी भी मीडियम की परमिटिविटी को हमने कंपेयर कर लिया है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम से। तो जैसे कि रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर इज 80.4, इसका मतलब क्या है कि जो वाटर है उसकी परमिटिविटी वैक्यूम की परमिटिविटी के कंपेयर में 80.4 टाइम्स ज्यादा है। और इसीलिए अगर हम यहां फॉर्मूला बनाएं तो रिलेटिव परमिटिविटी को किससे डिनोट करेंगे,
एप्सिलॉन आर से, मतलब हम यहां पर 80.4 ये रिलेटिव परमिटिविटी है, तो हम ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज इक्वल टू परमिटिविटी इन वैक्यूम इनटू क्या लिख सकते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। क्लियर? मतलब रिलेटिव परमिटिविटी का फॉर्मूला अगर बनाओगे तो इस परमिटिविटी की डिवाइड में चला जाएगा परमिटिविटी इन वैक्यूम। अब अगर आपसे यहां कोई पूछ ले कि इसकी यूनिट क्या होगी, तो देखो इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी कोई यूनिट? क्योंकि जब कोई सेम फिजिकल क्वांटिटी उसी सेम फिजिकल क्वांटिटी से डिवाइड होती है तो उस कंडीशन में उसकी कोई यूनिट नहीं होती है। ठीक है, तो यहां पर और कुछ सप्लीमेंट्री यूनिट्स है भी जिनकी यूनिट हो सकती है, लेकिन यहां पर ये कैंसिल हो जाएंगे, है ना। समझ में आ ही रहा होगा आपको कि ये परमिटिविटी मीडियम की है, तो इसकी यूनिट बनेगी कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, और होल अपॉन में परमिटिविटी इन वैक्यूम इसकी भी यूनिट बनेगी कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, और दोनों कैंसिल होने के बाद में आंसर आएगा 1। मतलब इसकी कोई यूनिट नहीं है, और अगर कोई टर्म जिसकी कोई यूनिट नहीं है तो उसका कोई डायमेंशन फॉर्मूला भी नहीं होगा। क्लियर? अच्छा, इसी फॉर्मूले को आप रिलेटिव परमिटिविटी की डेफिनेशन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो देखो यहां पे पहले फॉर्मूले को समझते हैं। फॉर्मूला है एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मतलब ये कि द रेशो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम के रेशो को हम रिलेटिव परमिटिविटी कहेंगे, इसे एप्सिलॉन आर से डिनोट करेंगे, और रिलेटिव परमिटिविटी को ही हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं, और इसे हम के से भी डिनोट करते हैं। यहां हमने कुछ टेबल बना रखी है जिसमें इस साइड पर हमने कुछ डाइलेक्ट्रिक लिखे हैं और इस साइड पर उनके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताए। जैसे वैक्यूम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है 1.00000 और एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है 1.00054। देखो हम नॉर्मली क्या करते हैं कि जो फोर्स कैलकुलेट करते हैं वो एयर और वैक्यूम में सेम मानते हैं क्योंकि आपके सिलेबस में सेम है, लेकिन रियलिटी में कितना डिफरेंट है ये यहां पे हमने वैल्यू से आपको बता दिया है। आगे ऐसे ही अगर वाटर हुआ तो वाटर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अभी हम जस्ट बात करके आए थे 80.4, पेपर जो होता है उसके लिए 3.5, और ग्लास डिफरेंट टाइप्स के होते हैं इसलिए इनकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी 3 to 4 के बीच में होती है। रिलेटिव परमिटिविटी को समझने का एक तरीका और देखते हैं। हम जानते हैं वैक्यूम में जो कूलम्ब फोर्स होगा उसकी वैल्यू F नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होगी। एप्सिलॉन नॉट इसलिए लिखा है क्योंकि वैक्यूम में परमिटिविटी को हम एप्सिलॉन नॉट से डिनोट करेंगे, और जब हम कोई मीडियम लेंगे तो मीडियम में फोर्स की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होगी। एप्सिलॉन इसलिए क्योंकि मीडियम में जो परमिटिविटी होती है उसको हम एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं। एक बात और हमने पढ़ा भी था अभी कि जो परमिटिविटी ऑफ मीडियम होती है वो इक्वल होगी परमिटिविटी इन वैक्यूम इनटू रिलेटिव परमिटिविटी। मतलब इस फॉर्मूले में जहां पर एप्सिलॉन है वहां पर हम एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर भी लिख सकते हैं या इसी की प्लेस पर के भी लिख सकते हैं। अब अगर हम इन दोनों का रेशो निकाल लें, मतलब इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से डिवाइड कर दें, तो एफ नॉट अपॉन एफ एम लेफ्ट साइड में बचेगा और राइट साइड में ये जो टर्म है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर से डिवाइड होगी। और जब हम डिवाइड करेंगे तो हो सकता है कैलकुलेशन एरर आ जाए, इसलिए आप क्या करें इस कंडीशन में कि जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है उसको मल्टीप्लीकेशन में रेसिप्रोकल करके लिख लो। अब इस सिचुएशन में 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो रहा है, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो रहा है, Q1 से Q1, Q2 से Q2 और R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल हो रहा है। मतलब कि F नॉट अपॉन एफ एम इक्वल किसके आ रहा है, एप्सिलॉन R के। अभी तक हम पढ़ रहे थे कि एप्सिलॉन R इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसमें हम क्या बोल रहे थे कि द रेशो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू परमिटिविटी इन वैक्यूम इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। लेकिन अब आप एक नया फॉर्मूला भी बना सकते हो जिसको हमने यहां पर डेफिनेशन के फॉर्म में लिख दिया है। इस फॉर्मूले से ये डेफिनेशन बनी है कि द रेशियो ऑफ फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस इन एयर एंड वैक्यूम, ये जो एयर एंड वैक्यूम में रखा है, टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द सेम 2 पॉइंट चार्ज हेल्ड इन सेम डिस्टेंस अपार्ट इन मीडियम। तो आप इस तरीके से भी इस डेफिनेशन को बना सकते हैं। अभी हम समझ चुके हैं कि वैक्यूम में जो फोर्स होगा
उसकी वैल्यू एफ नोट इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होगी, और जो मीडियम में फोर्स की वैल्यू होगी उसको यहां पर अभी हमने एफ नेट से डिनोट किया है, मतलब कि जो नेट फोर्स मीडियम में लगेगा उसकी वैल्यू 1/4πε0 εr Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होगी। अब यहां पर इस फॉर्मूले से देखो कि 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर को हम बोल रहे हैं एफ नोट। तो इस फॉर्मूले में 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर को मैं एफ नोट लिख सकता हूं, लेकिन इस फॉर्मूले में एक एप्सिलॉन आर मतलब कि रिलेटिव परमिटिविटी एक्स्ट्रा है, तो उसको हम यहां डिवाइड में लिख सकते हैं। मतलब ये कि ये जो एफ नेट है, मीडियम में जो फोर्स लग रहा है वो एफ नोट इंटू 1/ε0 के इक्वल होता है। इसी को हम आगे समझने वाले हैं कि अगर ये नेट फोर्स है, अगर यहां पर रिलेटिव परमिटिविटी को हम ज्यादा करेंगे तो मीडियम के बीच में जो नेट फोर्स लग रहा है वो क्या हो जाएगा, कम। एक बात और जो भी हमने सबसे पहले समझी थी कि एफ नेट की वैल्यू होती एफ माइनस एफ मीडियम। यहां पर एफ नेट कौन है, किसी मीडियम में जो रिजल्टेंट नेट फोर्स लग रहा है वो एफ नेट है। एफ क्या है, जो दोनों चार्ज एक दूसरे को इंटरेक्ट कर रहे थे वो एफ था, और एफ एम क्या है, मीडियम कितना फोर्स लगा रहा है वो एफ मीडियम था। मतलब अगर हम यहां से एफ मीडियम की वैल्यू निकालना चाहें तो एफ मीडियम को हम लेफ्ट साइड में पहुंचाएंगे और एफ नेट को इधर पहुंचाएंगे, तो ये बनेगा एफ मीडियम इज इक्वल टू एफ माइनस एफ नेट। और अभी हम समझ के आए कि जो एफ नेट की वैल्यू होती है वो होगी एफ नोट इंटू 1/ε0, या 1/ε0 को ही आप क्या लिख सकते हो, के लिख सकते हो। मतलब फॉर्मूले में एफ मीडियम इज इक्वल टू एफ माइनस एफ नोट में आप ये भी लिख सकते हो एफ माइनस एफ अपॉन ε0 या एफ माइनस एफ अपॉन के। ये फॉर्मूला किस लिए यूज किया गया है सबको समझ में आ जाना चाहिए कि अगर आपको ये पता करना है कि जो मीडियम है वो कितना फोर्स लगा रहा है तो फिर आप इस फॉर्मूले का यूज करो। अगर आपको ये पता करना है कि मीडियम में कितना फोर्स लग रहा है तो आप इस फॉर्मूले को यूज करो। अगर आपको यह पता करना है कि वैक्यूम में कितना फोर्स लग रहा है तो आप इस फॉर्मूले को यूज करो। एक बात और जो यहां पे समझने वाली है कि जब हमने परमिटिविटी के फॉर्म में फॉर्मूला बनाया था तो वो बना था एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नोट इंटू एप्सिलॉन आर, और जब हमने फोर्स के फॉर्म में फॉर्मूला बनाया तो वो बना एफ इज इक्वल टू एफ नोट इंटू 1/ε0। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको वाटर की परमिटिविटी बताना है तो आप क्या वर्ड बोलेंगे कि वाटर की परमिटिविटी एयर की परमिटिविटी के कंपेयर में 80.4 टाइम्स ज्यादा होती है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ ले कि ये बताओ कि वाटर में फोर्स कितना होता है तो आप क्या बोलोगे कि जो वैक्यूम और एयर में फोर्स लग रहा था उसके कंपेयर में वाटर में जो फोर्स होता है वो 80.4 टाइम्स कम होता है। या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि 1/80.4 टाइम्स ज्यादा होता है, क्योंकि 1 अपॉन आ रहा है। ठीक है, तो दोनों ही कंडीशन में आप समझ गए होंगे कि अगर आपको पता करना है कि परमिटिविटी मीडियम की कैसे निकालना है तो आप क्या करेंगे, उसका मल्टीप्लीकेशन कर देंगे रिलेटिव परमिटिविटी का, और अगर आपको फोर्स कैलकुलेट करना है उसी मीडियम में तो आप रिलेटिव परमिटिविटी को एयर और वैक्यूम में जो फोर्स लग रहा है सेम डिस्टेंस पर, यह बात ध्यान रखना है यहां पर सेम डिस्टेंस इंपॉर्टेंट है, सेम डिस्टेंस में जो फोर्स लग रहा है उससे आप डिवाइड कर देंगे।